सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन। आदिकाल से संबंधित हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारी श्रृंखला शुरू है 101 से। चलिए शुरू करते हैं। 101 का क्वेश्चन है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्त काव्य? किस प्रकार का है? संदेश रासक एक खंड काव्य है। क्या है? संदेश रासक एक खंड काव्य है। संदेश रासक किसके द्वारा रचित है? तो अब्दुल रहमान के द्वारा रचित एक खंड काव्य है। संदेश रासक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है कि जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा इसमें वर्णित है और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का क्या है? धर्मों के तत्व का सम्मिश्रण है। और कालिदास के द्वारा रचित जो मेघदूत है उससे ये प्रेरित है, अब्दुल रहमान का संदेश रासक। आलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? आलवार संतों की संख्या कितनी बताई है? तो आलवार संतों की संख्या 20, 10, 12, 8। तो कितनी बताई है? 12 बताई है। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधन नाम से है और इसमें 4000 श्लोक हैं। एक इसमें महिला भी है, महिला आलवार संत भी है, उसका नाम है आंडाल। कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? विशलदेव रासो की, परमाल रासो की, पृथ्वीराज रासो की और खुमान रासो की। तो कैमासवध है, ये सभी को पता है कि पृथ्वीराज रासो की घटना है एक। कैमासवध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की एक प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार चंद्रप्रदायी हैं। बीसलदेव के नरपति नालय हैं। खुमान रासो के दलपति विजय हैं। परमाल रासो के जगनिक जी हैं। अपभ्रंश भाषा लिखित रामचरित कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? अपभ्रंश में लिखित रामायण है, रामचंद्रिका है, पयुम चरियो और महापुराण है। कौन है? सभी को पता है कि स्वयंभू द्वारा रचित क्या है? पयुम चरियो है। ठीक है। हाँ जी, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पयुम चरियो है। पयुम चरियो ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की थी। इनकी अन्य रचना है रिठनेमु चरियो, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पयुम चरियो को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पयुम चरियो अधूरा ग्रंथ था इनका। रामचरित्र पर था और ये अधूरा था। इनके पुत्र जो त्रिभुवन हैं उन्होंने इनको पूरा किया था। जबकि रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। चंद्रिका के रचयिता रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? केशवदास। और महापुराण के रचयिता कौन है? पुष्यदंत है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल है, पिंगल है, अपभ्रंश है, अवधि है। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल है। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित रूप डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिश्रित रूप पिंगल कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राहुल वेल, हमीर रासो, बीसलदेव रासो और भरतेश्वर बाहुबली रास। तो किसको माना जाता है? बीसलदेव रासो को माना जाता है। बीसलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बीसलदेव रासो नरपति नालय द्वारा सन 1155 में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? बीसलदेव रासो से मिलता है। पंडिये सयल सत्य बखाणे, देहै बुद्ध बसंत न जाने, यह किसकी काव्य पंक्ति है? किसकी है? विद्यापति की है, मुंज की है, पुष्य की है, सरहपाद की? किसकी है ये? तो ये सरहपाद की। पंडिये सैल सत्य बखाणई,
देही बुद्ध बसंत न जाने। यह काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि और हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरपात। किसने माना था इनको? तो राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन जी ने माना था। आला और उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयाँ वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? आला और उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? खुमान रासों में है, परमाल रासों में है, बीसल देव रासों में, पृथ्वीराज रासों में। किसमें है? परमाल रासों में है। इसे आला खंड भी कहा जाता है। हाँ जी। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन जगनीकृत आदिकालीन रचना परमाल रासों में है। आला छंद में लिखे जाने के कारण इनका अन्य नाम आला खंड भी है। इस छंद में वीर छंद भी कहा जाता है। इस छंद को क्या कहा जाता है? वीर छंद। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसने माना है? क्वेश्चन में आंसर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब? सन 1938 में। इसमें इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना? विद्यापति को माना, अमीर खुसरो को, सरापा को, शंभू को। 109 में किसको माना था? सभी को पता है, शंभू को माना था। ठीक है। वर्मा ने किसको माना था? शंभू को माना था। ठीक है। 110। हाँ जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब का है? 1938 का। हिंदी का पहला कवि शंभू को माना था, जबकि सरहपा ने राहुल सांकृत्यायन को माना था। सामान्यतः सरहपा को ही सर्वमान्य रूप से हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सामान्यतः अगर बताया जाए तो सरहपा को ही हिंदी का पहला कवि माना जाता है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ को माना जाता है, मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है, गोरखनाथ को और आदिनाथ को। किसको माना जाता है? तो नाथ साहित्य के जो आरंभकर्ता हैं या प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं, सभी कौन हैं? गोरखनाथ जी हैं। हाँ जी। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता मत्स्येंद्र नाथ, जिसने मच्छेंद्र नाथ भी कहा जाता है, इनके शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है ये। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो और बीसलदेव रासो। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला कवि किसको माना है? चंद्रबरदाई को। और पहला महाकाव्य किसको माना है? तो पृथ्वीराज रासो को माना है। किसको माना है? पृथ्वीराज रासो को। हाँ जी। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आदिकालीन रचना है। इसमें के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। खुमान रासो, बीसलदेव रासो आदिकालीन रचनाएं हैं। इनके रचयिता कौन है? देखिए, खुमान रासो के कौन है? दलपति विजय हैं। बीसलदेव रासो के नरपति नाल हैं। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है, रचित एक महाकाव्य है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। 1935 की ये रचना है। कामायनी में सर्ग हैं 15। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, एड़ा, कर्म, स्वपन, निर्वेद, रहस्य, आनंद। अगर एक आधा रह गया हो तो पता नहीं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? सभी को पता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें पहली पंक्ति है ये। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग अलग कथन कहते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
और कविता अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बहू देश। पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, अमीर खुसरो, बिहारी, विद्यापति। तो अमीर खुसरो की। हाँ जी। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा है। अवधी भाषा का प्रथम कवि किसको कहा है? अमीर खुसरो को। किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की थी? तो नरपति नालन ने, विद्यापति ने, चंद्र बरदाई ने, अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली का, आदिकाल में खड़ी बोली का कवि किसे कहा जाता? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अबुल हसन। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल और नूह सुफियार। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह के थे, कीर्ति सिंह के थे, जय सिंह के थे, माधो सिंह के थे। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी रचना है कीर्ति लता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में। हाँ जी। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनकी अवहट में है। सेव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और पदावली। पदावली इनकी मैथिली भाषा में है, जबकि सेव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा ये सभी इनकी संस्कृत में है। पदावली मैथिली भाषा में रचित है और यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है और निराला ने विद्यापति के पदों को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति के पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं? सरहपाद हैं, चरपरीनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ और कहनपा हैं। कौन है? कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? मतलब तो कौन है? सरहपा। सरहपा सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुरानी सरहपाद हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश इनका प्रसिद्ध है। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था, पहले ही पढ़ा है। खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो और हमीर रासो। आलाखंड नामक जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? खुमाण रासो है, बीसलदेव रासो है, परमाल रासो है, हमीर रासो। तो क्या है? परमाल रासो है। परमाल रासो किसकी है? परमाल रासो के रचनाकार कौन है? तो ये इसके लेखक है जगनिक। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक हैं। परमाल रासो आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। किसने? फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे कौन? चार्ल्स इलियट। आलाखंड को सर्वप्रथम उन्होंने प्रकाशित करवाया था। कब? सन 1865 में। इसमें परमाल रासो में आला और उदल दो सरदारों की वीरता का वर्णन हुआ है। लेखक हैं इसके जगनिक। चंद्र बरदाई किस राजा के दरबारी थे? पृथ्वीराज चौहान के, राजा जयसिंह के, बीसल देव के और खुमान रासो के। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के। जी। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे।
रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में थे। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। हाँ जी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों की आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को बताया है। शुक्ल जी ने उक्त कथन का आशय क्या है? पहली बात, ये कथन किसका है? तो किसका है? शुक्ल जी का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे किसको बताया है? विद्यापति के इन पदों को भी। तो शुक्ल जी ने उक्त कथन का आशय क्या है? विद्यापति के पदों में आध्यात्मिकता चश्मे से देखना चाहिए? नहीं। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं। विद्यापति की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। क्या आएगा? सी आएगा इसमें। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं। किसके हैं? श्रृंगार के हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। शुक्ल जी ने इस कथन का आशय है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन रिक्त स्थान पर कीजिए। चौपाई चौपाई, रासो या रासक, दोहा या दोहा और छप्पे। क्या आएगा इसमें? सभी को पता होगा शायद, अगर आपने रामचंद्र शुक्ल का जो मैं इतिहास करवा रही हूँ आपको, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें मैंने ये पढ़ाया है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे क्या कहने से? दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। बताया कि जैसे गाथा और गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है, उसी प्रकार से दोहा या दोहा कहने से किसका बोध होता है? अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। आचार्य शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में ये कहा है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। आचार्य शुक्ल जी ने के कथन रिक्त स्थान में दोहा या दोहा ही होगा। हाँ जी। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले पहले विद्वान कौन थे? कौन थे? डॉक्टर वुलर थे, कवि राजा श्यामलदास थे, मुंशी प्रेमचंद थे, मुंशी देवी प्रसाद थे, या गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे? कौन थे? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर वुलर थे। हाँ जी, यस। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर वुलर हैं। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जैनक कवि हैं। शेष सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते थे। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? देखिए, गद्य पद्य मिश्रित जो चंपू काव्य है, उसकी जो प्राचीनतम हिंदी कृति है वो कौन सी है? वर्ण रत्नाकर है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, राहुल वेल है, या परमात्म प्रकाश है? कौन सी है? राहुल वेल है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नहीं है, और परमात्म प्रकाश भी नहीं है, और वर्ण रत्नाकर भी नहीं है। वर्ण रत्नाकर सभी को पता है किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वो एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? दामोदर शर्मा ने की थी। और परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? जोइंदू हैं। योगसार और परमात्म प्रकाश के जोइंदू हैं। हाँ जी। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राहुल वेल है। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में
हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राउल वेल एक शिलांकित कृति है। कैसी कृति है? शिलांकित कृति है, जो शिलाओं पर लिखी गई है। इसके रचयिता कौन है? रोड़ा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी के रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। क्या है? प्रथम गद्य रचना वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिली हिंदी के में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की है। इसका ढांचा विश्व कोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचना महाराज गोविंद चंद्र की सभा में पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक है, उसकी रचना किसने की है? जोइंदू ने की है। हाँ जी। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाइए। बिसलदेव रासो किसकी है? तो नरपति नालय की है। खालिक बारी किसकी है? खालिक बारी अमीर खुसरो की है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये किसकी है? तो ये सालीभद्र सूरी की है। और दोहा कोश किसकी है? सरहपाद की है। और विद्यापति की है पदावली। कीर्ति लता कीर्ति पताका, शैव सर्वस्व सार, पुरुष परीक्षा, बिसलदेव रासो, नरपति नाल, एक में दो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो बी आएगा। बी देखिए, बिसलदेव रासो नरपति नाल है, खालिक बारी अमीर खुसरो की है, भरतेश्वर बाहुबली रास सालीभद्र सूरी की है, दोहा कोश सरहपा की है, कीर्ति लता विद्यापति की है, कीर्ति पताका भी इन्हीं की है, पदावली भी इन्हीं की है। हाँ जी। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता है। ये स्थापना है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। फिर बताया तर्क, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। देखिए, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है। परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो ये सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है ये अपने इतिहास ग्रंथ में। तो इसमें क्या आएगा? ए गलत और आर सही है। देखिए, दी गई स्थापना गलत है, स्थापना गलत है और तर्क सही है, क्योंकि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है। वहाँ क्या दिया है? नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? वज्रयानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना और क्या है? सम्यक साधना। वज्रयानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना और सम्योग साधना। क्या है? सम्यक साधना। तो क्या है? गोरखनाथ की साधना पद्धति क्या है? हठयोग साधना पद्धति है गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ सूर्य होता है और ठे का अर्थ चंद्र होता है। इन दोनों के योग से हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? जोइंदू हैं, जिनदत्त सूरी हैं और राम सिंह हैं, धनपाल हैं। तो कौन है? पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह जी हैं। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकाल के कवि मुनि राम सिंह हैं। मुनि राम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवियों में कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल से 1057 के लगभग मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर हीरालाल मुनि मानते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? कल्लू लाल का है, इंसा अल्लाह खां का है, अमीर खुसरो का है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो किसका है ये? तो ये सभी को पता है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछिए। तो क्या है? अमीर खुसरो का कथन है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन आदिकालीन लेखक अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी साहित्य के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। इनके ग्रंथ हैं पहेलियाँ और
इन्हें पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने के लिए ये प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। देसिल बैना सब जन मीठा, देसी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार कौन हैं? शालिभद्र सूरी हैं, चंद्र बरदाई हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और विद्यापति हैं। तो कौन है? विद्यापति हैं। देसिल बैना सब जन मीठा, देसी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। देसिल बैना सब जन मीठा, देसी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकाल कवि विद्यापति हैं। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय से संबंधित थे। संप्रदाय थे किसके? शैव संप्रदाय के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका एवं पदावली हैं। प्रथम दोनों रचनाएं अवहट की हैं, जबकि पदावली है वो मैथिली भाषा में है। पदावली विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? महाकाव्य है, सुभाषित संग्रह है, खंड काव्य है और एकार्थ काव्य है। क्या है? महाकाव्य है, सुभाषित संग्रह है, खंड काव्य है या एकार्थ काव्य है। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सारंगधर पद्धति सुभाषित एक संग्रह है। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सारंगधर पद्धति बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं। बहुत से दिए गए हैं। क्या? सारंगधर पद्धति है उसमें क्या दिए हैं? साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। सारंगधर पद्धति के रचनाकार सारंगधर हैं। ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार हैं। मिथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं कौन? रहीम, सुंदरदास, जयदेव और विद्यापति। कौन जाने जाते हैं? तो विद्यापति जाने जाते हैं। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्नवत है: अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन। ओके। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका है? सुनीति कुमार चटर्जी का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, गिरीशन का है और धीरेन्द्र वर्मा का है। किसका है? विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका है? किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी का है। सीधा कथन भी आ सकता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। ये इनका पूरा कथन दिया है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। तो यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृताभास हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकारक हैं। इनकी 3 कहानियां हैं। सुखमय जीवन जो 1911 की है, बुद्धू का कांटा 1914 की है और उसने कहा था ये 1915 की है। 3 कहानियों से ही ये प्रसिद्ध हुए थे। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? 59, 69, 79, 89। 59, 69, 79 और 89। तो कितने हैं? 69 हैं। पृथ्वीराज रासों में 69, 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्र बरदाई हैं। 68 इसमें छंद हैं। पृथ्वीराज रासों हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद
के रूप में रचित माना है। डॉक्टर वूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। पृथ्वीराज रासो को चंद्रप्रदायी के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? देखिए वही कथन में से क्वेश्चन बन गए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? तो पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्राकृताभास कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्राकृताभास कहा है। जबकि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? क्या बताया है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पयुम चर्यू है, पाहुड़ दोहा है, भविष्यत कहा है और चित्रावली है। क्या आएगा इसमें? चित्रावली। चित्रावली अपभ्रंश की भाषा नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि चित्रावली उस्मान की रचना है जो कि 1613 में रचित है और ये अवधी भाषा में है क्योंकि ये सूफी काव्य से संबंधित है और सूफी काव्य की ज़्यादातर या सभी रचनाएं अवधी भाषा में थी। पयुम चर्यू, पाहुड़ दोहा और भविष्यत कहा ये तीनों अपभ्रंश के काव्य हैं। पयुम चर्यू किसकी है? स्वयंभू की है, उनके पुत्र ने पूरा किया था इसको। पाहुड़ दोहा राम सिंह की है और भविष्यत कहा धनपाल की है। देखिए चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है बल्कि चित्रावली 1613 में उस्मान नामक सूफी कवि द्वारा अवधी भाषा की है जो चौपाई दोहा छंद में रचित है। किसमें है? चौपाई और दोहा छंद में रचित है। पयुम चर्यू स्वयंभू द्वारा रचित है, पाहुड़ दोहा राम सिंह द्वारा और भविष्यत कहा धनपाल द्वारा रचित और ये सभी काव्य अपभ्रंश काव्य हैं। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली जीवन चरित है, उसके लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, केशव प्रसाद मिश्र हैं और बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? तो माधव प्रसाद मिश्र हैं। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र हैं। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित के लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। ये सुदर्शन और विश्वपारक कारक के संपादक भी रहे हैं। किसके? सुदर्शन और विश्व उपकारक के संपादक भी रहे हैं। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक हैं। निबंध कैसे हैं इनके? अधिकतर भावात्मक हैं। भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।